अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम बात करेंगे, हमारे साथ इंडिया से हमें ज्वाइन करेंगे कर्नल एस डिनी और हम उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो इसराइल और इंडिया का जो एग्रीमेंट हुआ है जिस पे एंटी टेररिज्म और उसके ऊपर जो काम हो रहा है वो क्या है और किस तरह से जो है वो पाकिस्तान भी उससे कोई फायदा उठा सकता है, कुछ सीखा जा सकता है। बिकॉज पाकिस्तान को भी हमेशा से यही प्रॉब्लम रही है कि टेररिज्म की प्रॉब्लम रही है और हमने बहुत बार ये भी कहा कि जी हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं और बहुत से एलिगेशंस भी पाकिस्तान के ऊपर हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई दूसरी कंट्रीज इस तरह से आगे बढ़ के काम कर रही हैं तो उससे पाकिस्तान क्या सीख सकता है, हम वो समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया एंड वेलकम टू द शो। और सर हम बिल्कुल आपसे यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसराइल और इंडिया मिलकर ऐसा क्या करने जा रहे हैं। जो एग्रीमेंट हुआ है 10 इयर्स का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10 इयर्स का जो एग्रीमेंट हुआ है वो एक्चुअली क्या है और उस पर किस तरीके से आप लोग काम करेंगे। ओके, थैंक यू आरजू जी, दोबारा इस शो में आने के लिए। और जो इंडिया और इसराइल का जो अभी का जो लेटेस्ट जो एग्रीमेंट है उससे उस पे आने से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि अगर हम एक थोड़ा-सा पीछे की तरफ जाएँ और किस तरह से इंडिया और इसराइल का जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो आगे बढ़ा है और क्यों बढ़ा है, क्योंकि आपने जो इंट्रोडक्शन में भी कुछ एक चीज़ें ज़िक्र किया था कि किस तरह से कुछ चीज़ें सीखी जा सकती है। जहाँ तक इंडिया और इसराइल का सवाल है, हम लोगों का सबसे पहले तो देयर आर लॉट ऑफ कॉमन थिंग ये होता है कि दोनों देशों के जो एक अपने आप को एक आइसोलेटेड डेमोक्रेसी सी बोलते हैं एंड सराउंडेड बाय फोर्सेस और कंट्रीज व्हिच प्रोबेबली have a strong case for projecting terrorism। इस तरह की चीजें करने में इसराइल में भी वही हालत है, टेररिज्म से लड़ाई कर रहे हैं। हमारा भी वही है। मैं जहाँ तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान का अंदर और बाहर जो अफगानिस्तान और उस एरिया में भी टेररिज्म है। तो उस तरह से इंडिया और इसराइल में ये एक बहुत कॉमन चीज है कि दोनों ही टेररिज्म रिलेटेड और खास तौर पे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म रिलेटेड काफी विक्टिम्स रहे हैं। तो उसके लिए दैट इज द फर्स्ट कन्वर्जेशन। सेकंड, ऑफ कोर्स डेमोक्रेसीज है। तीसरा, इंडिया और इसराइल के बीच में हमेशा ही एक बहुत ही क्लोज सिविलाइजेशनल रिलेशन रहा है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत साल पहले से ही इंडिया और इसराइल के बीच में यहाँ पर ज्यूज आते थे और यहाँ रहे हैं वो। और जैसे जिस तरह स्टेट से मैं आता हूँ केरला से, तो वहाँ पर ज्यूज सबसे पहले आए थे वहाँ पर। वहाँ वो जो सिनेगॉग से अभी भी है और यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं इंडिया और इसराइल में ऑन दैट बेसिस ऑल्सो। और उसके बाद जब इंडिपेंडेंस हुए, ऑफ कोर्स हम इसराइल और इंडिया के बीच में थोड़ा सा डाइवर्जेंस ये था कि इसराइल जो है वो अमेरिका के साथ में अपना आगे बढ़ाया और इंडिया ने उस टाइम पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और सोवियत यूनियन के साथ में ज्यादा अपने आप को तो उस तरह से था। तो एक इतना क्लोज रिलेशन उस टाइम पे नहीं था जितना होना चाहिए था, क्योंकि साथ में ही लगभग इंडिपेंडेंस साथ में ही मिला था हमको और इसराइल को। तो उसके बाद जाके जब 80s और 90s का आना जब शुरू हुआ और इंडिया ने जब देखा कि और इंडिया जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और उन सब चीजों से बाहर आना शुरू हुआ, इंडिया ने अपने आप को जो इकोनॉमी है वो लिबरलाइज होने लगे तब से। और खास तौर पे मेरे ख्याल से जो टर्निंग पॉइंट है वो कारगिल वॉर से शुरू हुआ, जबकि इंडिया का एक और इनफैक्ट ये भी आपको होगा जो इंडिया और चाइना के बीच में जो वॉर हुआ था 62 में, तब भी एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट चाइना ने सॉरी इसराइल ने किया था। 65 के वॉर में भी इसराइल ने हमें एमिनेशन दिया था, मोटर्स एमिनेशन एंड पे। तो उस तरह से एक हिस्ट्री है क्लोज कॉपरेशन, डिफेंस कॉपरेशन। और 99 में जब कारगिल वॉर हुआ, जब क्राइसिस हुआ था, तो भी हम लोग कुछ एक एमिनेशन शॉर्टेज थे। तो उस टाइम पे इसराइल एक ऐसा कंट्री था जो हमको पूरी तरह से सपोर्ट किया। और उससे एक साल पहले जो न्यूक्लियर टेस्ट भी हुए थे, तो जब पूरा विश्व जो था वो न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भारत को एक आइसोलेट करने की कोशिश किया था, तो इसराइल एक ऐसा देश था जो साथ में खड़ा था। ये उन्होंने बिल्कुल इस चीज को उनके जो रिलेशनशिप में आने की जो चीज है उस पर कभी उन्होंने ये जो चीजें हैं वो दखलंदाजी करने का मौका नहीं दिया। तो ये एक स्टेडफास्ट एक पार्टनर की तरह वो तब से रहे हैं, जबकि हमने उनको कभी खुलेआम सपोर्ट या खुलेआम उस तरह से नहीं था। ऑलवेज एक इक्वलेंस होता था पैलेस्टीन और इसराइल के बीच में, लेकिन इसराइल हमेशा भारत के साथ में एक ओपन सपोर्ट रहा है। और 99 जब कारगिल वॉर के बाद जब ये हुआ तो भारत ने भी रियलाइज किया कि और दूसरी चीज, इसराइल जो है एक टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एक एडवांस कंट्री है, इनोवेशंस के मामले में बहुत ज्यादा एडवांस्ड है।
और लगभग 3,000 के आसपास तो उनके स्टार्टअप्स हैं। उनका नोबेल प्राइज अब अगर आप देखेंगे तो हर जितना इजराइल ने नोबेल प्राइज जीते हैं शायद किसी और देश में इतना नहीं है जितना उनको एक इनोवेशन रहा है, जिसकी वजह से इजरायली टेक्नोलॉजी जो वो एक बहुत ज्यादा पॉपुलर और जो डिमांड पे है, तो उसकी वजह से सब चीजें इंडिया और इंडिया एक ऐसे मार्केट है जहां पर ये सब चीजों की जरूरत थी, तो इसकी वजह से एक कन्वर्जेंस हुआ और उसकी वजह से जो इंडिया और इसराइल के बीच में बहुत ज्यादा क्लोज कोऑपरेशन शुरू हुआ। और जब से ये गवर्नमेंट अभी इंडिया की गवर्नमेंट 2014 में आया है, तब से जो है वो और ज्यादा आगे बढ़ा है। मतलब एक रिपोर्ट भी ये भी कहती है कि जो मई 2014 में जो मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे और नवंबर के बीच में इतना एग्रीमेंट्स साइन हुए थे जितने लास्ट 3 साल के अंदर इंडिया और इसराइल के बीच में साइन नहीं हुए थे, तो उतना ज्यादा जंप हुआ। क्योंकि हम ये जानते हैं कि इसराइल एक अनकंडीशनल फ्रेंड है, वो अपने आप को वो कोई कंडीशन नहीं लगाता है कि भाई आपको जो चाहिए हमसे ले लो, हम कभी नहीं पूछेंगे क्यों ले रहे हो, किस लिए ले रहे हो, ये टेक्नोलॉजी देंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनका एक अनकंडीशनल सपोर्ट है। वो आज के जमाने में कंट्रीज के बीच में बहुत मुश्किल होता है इस तरह का एक ओपन सपोर्ट देना। तो दैट इज व्हाई इंडिया एंड इसराइल हैज ऑलवेज बीन अ क्लोज पार्टनर। एंड आई थिंक जो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो ये बहुत ज्यादा क्लोज कॉपरेशन चलते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कोई भी इंडिया में हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट इसराइल में हो। तो दैट कन्वर्जेंस हैज टेकन प्लेस। तो इसी का सिलसिले में एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी रहा है डिफेंस रिलेटेड। तो ये जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है वो जो मिनिस्ट्री लेवल पे कई बार हमारा जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो जाते हैं, तो उस लेवल पे बातें होती है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की, किस किस चीजों में हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, किस किस चीजों में हम हमारा तालमेल हो सकता है। और जैसे जैसे क्राइसिस होते रहे हमारा उस तरह से इसराइल ने हमें सपोर्ट भी किया, चाहे वो पार्लियामेंट अटैक पे हो, चाहे वो पुलवामा जो स्ट्राइक हुआ था उसमें, तो हर चीज में उन्होंने एक सपोर्ट किया है। तो ये जो 15th जॉइंट वर्किंग ग्रुप अभी हाल में ही हुआ है, जो 27 अक्टूबर को हुआ है और इसराइल में हुआ है, उसमें ये एग्रीमेंट हुआ है कि जो अगले 10 साल के लिए हमारे पास एक प्लान होना चाहिए, डिफेंस प्लान होना चाहिए, और खास तौर पे वो डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में फोकस होना चाहिए। उसका कारण ये है कि आपको पता है कि इंडिया में एक बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है, मेक इन इंडिया जो कैंपेन है। उसका मतलब सिर्फ सिंपल सा ये है कि जो इंडिया में प्रोड्यूस होगा, मतलब इंडिया में उसका डिजाइन होगा, इंडिया में उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा और इंडिया उसको खुद भी यूज करेगी और बाहर भी देंगे। दैट इज अ कॉन्सेप्ट। तो उस तरह से एक मार्केट इंडिया में एक बन रहा है। तो जैसे 2 दिन पहले ही एक अपना डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है उन्होंने 8,000 करोड़ का ऑलमोस्ट ऐसे चीजों डिफेंस रिलेटेड चीजें ये बताया कि इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये जब मार्केट है तो इसराइल का जो टेक्नोलॉजी के साथ में बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स भी हम कर सकते हैं। तो ऑलरेडी बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे इंडस्ट्री जो क्या बोलते हैं जो कॉर्पोरेट्स है वो ऑलरेडी दे आर ऑलरेडी इनटू इट, उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया। तो इस तरह का जॉइंट वेंचर्स जो डिफेंस इंडस्ट्री को डेवलप करने में, अभी तक इंडिया और इसराइल के बीच में डिफेंस प्रोडक्शन, R&D, रिसर्च एंड डिजाइन, उन सब डेवलपमेंट, उन सब चीजों में कॉर्पोरेशन, अभी एक डिफेंस इंडस्ट्री की तरफ जा। तो ये 10 साल के अंदर में हम देखेंगे कि मेक इन इंडिया को साथ साथ टेक्नोलॉजी का जो आना इसराइल से आएगा, और जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो इसराइल में हो, दोनों आपस में यूज भी करेंगे। मतलब इंडिया में जो इंडस्ट्री है उसका यूज इसराइल करके यहाँ प्रोड्यूस करेंगे, और जो इंडस्ट्री इसराइल में है उसका भी यूज हम इंडिया भी कर सकते हैं। तो इस तरह का एक डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजें जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो इट्स आई थिंक वो इट इज नॉट ओनली डिफेंस ओरिएंटेड, इट इज ऑल्सो फॉर, इससे क्या होगा कि पब्लिक में एम्प्लॉयमेंट में जनरेशन होगा। हमारे लिए एक है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उतने, मतलब हमको उतना ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा इंपोर्टर ऑफ आर्म्स है, तो अगर हम खुद प्रोड्यूस करने लगेंगे तो हमारे लिए उतना ज्यादा वो इकोनॉमिकली वो वायबल होगा, इकोनॉमिकली वो एडवांटेजेस रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये एक जो है इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू डिफेंस क्या है, ऑल्दो इट इज डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में है, बट इट इज मच मोर देन दैट। दैट इज ये 10 ईयर प्लान उसको दर्शाता है। बिल्कुल, लेकिन सर इस पे जो है वो आप समझते हैं कि कोई और दूसरी कंट्रीज भी इस पे शामिल हो सकती हैं, या पाकिस्तान में जैसे हम अक्सर देखते हैं कि
बात भी सुनते हैं, इवन ज्यादा तो इंडियन मीडिया में ही सुनते हैं कि जी टेररिज्म की बात होती है, और पाकिस्तान की तरफ से भी ये कहा जाता है कि हम तो खुद इफेक्टेड हैं, और इस तरह की बात होती है। तो आपके ख्याल से कि ये जो आप लोग मिलके कर रहे हैं इसराइल और भारत, तो उसमें पाकिस्तान कहाँ तक उससे कुछ सीख सकता है, या पाकिस्तान इस चीज को अपने यहाँ कैसे कंट्रोल कर सकता है? बिकॉज ये चीज तो सालों से हमें भी नुकसान कर रही है, सिर्फ ये नहीं कि बाकी तो ये जैसे मैंने पहले कहा इंट्रो में भी कि पूरी दुनिया को ही इफेक्ट कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो डैमेजेस पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। देखिए आरजू जी, इसमें कोई शक नहीं है, एंड मैं आपकी जो इंटेंट है या जो आपकी नीयत है, जो अच्छी सोच है, उसका मैं कदर करता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो डीप स्टेट है वो नहीं चाहते। जैसे अभी तक एक एग्जांपल देख लीजिएगा, अगर आप, मैं सही समझता हूँ, अभी तक पाकिस्तान जो है इंडिया और इसराइल दोनों को ही एक अपना दुश्मन देश मानते हैं कि भाई पहले से भी मैंने काफी सारे स्टोरीज भी सुने हैं कि दोनों मिलके पता नहीं हमला कर देंगे एंड पाकिस्तान को नुकसान करेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब डालेंगे एंड ऑल, बट कभी कुछ हुआ नहीं है। तो ये जो माइंडसेट चेंज जब होगा कि दोनों मिलके कोऑपरेट कर सकते हैं, देन आई थिंक थिंग्स विल चेंज। अभी जैसे आप देखिए, जो मिडल ईस्ट में जो कंट्रीज कभी आमने सामने बैठ के बात नहीं करते थे, आज वो एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, खुलेआम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि उनका सबसे ज्यादा जरूरत क्या चीज है। मेरे ख्याल से, मैं तो ये आपके लिए एडवोकेट तो नहीं बन सकता, बट मैं ये मानता हूँ कि जो आम नागरिक है उनका भलाई हो, और उनकी भलाई इसी में है कि वहां पर डेवलपमेंट हो, वहां पर लोगों के अंदर नौकरी मिले, ये सब चीजें, इस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि रेडिकलाइजेशन, किस तरह से और रेडिकलाइज कर सकते हैं, किस तरह से हम टेररिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, किस तरह से हम दूसरे देश को बर्बाद करने के बारे में ही सोचते रहे। ये सब चीजें से कोई फायदा नहीं होने वाला। जो नेगेटिव वाली जो वो है, वो इट विल नॉट टेक यू एनीवेयर। आप लोग, मतलब दैट्स व्हाट मेरा अंडरस्टैंडिंग है। तो इसलिए मैंने जैसे बोला था, जो इंडिया और इसराइल का, इट इज नॉट ओनली डिफेंस रिलेटेड, इट्स अ थिंग कि अगर इंडस्ट्री यहाँ आएगा तो उसमें नौकरी भी मिलेंगी लोगों को, वो भी, और जो पैसा सेव होगा उससे और डेवलपमेंट होगा। तो हम लोगों का सिर्फ, ऑफकोर्स हमारे सिक्योरिटी रिलेटेड है, बट इट इज नॉट ओनली सिक्योरिटी से रिलेटेड, मतलब सिर्फ उसी के लिए। तो ऐसी जो सोच में बदलाव लाना बहुत जरूरी है आरजू जी। और वो सोच जो आपके डिसीजन मेकर्स हैं, जो आपकी जो आपके जो डीप स्टेट है, तो उनको अंदर वो सोच अगर बदल जाए। अभी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, आप देखिए, जस्ट आई थिंक आपने भी काफी सारे शोज भी किया था, काफी आप वोकल भी थे, टू द एक्सटेंट दैट टू द बीइंग सो डेंजरसली वोकल, इफ आई कैन पुट, कि जब वो T20 का मैच हुआ, आपने देखा किस तरह के स्टेटमेंट्स वहां से आए। ऑल दोस थिंग्स डज नॉट हेल्प इन ब्रिंगिंग क्लोज। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब एवरीबॉडी इज लाइक दैट, बट देन देयर आर कुछ लोग हैं जो वो दैट अनफॉर्चुनेटली वो जो माइनॉरिटी है वो पूरा कंट्रोल करता है द नैरेटिव, या किस तरह से होना चाहिए। तो वो माइंडसेट जब अगर चेंज होगा, तो मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा चीज एरियाज मिलेंगे जहां पर हम कोऑपरेट कर सकते हैं। मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मिडिल ईस्ट में आप खुद ही देखिए कितने सारे कंट्रीज, मैं नाम लेना नहीं चाहता, बट देयर आर सो मेनी कंट्रीज जो आमने सामने कभी बात नहीं, आज वो इसराइल के साथ ही ऐसे कई सारे कंट्रीज हैं जो कि, और अभी देखिए जैसे जो उसको क्वाड 2 बोल रहे हैं, जिसमें यूएस, इंडिया, इसराइल और यूएई है, सब मिलके वहां पर इकोनॉमिक जॉइंट फोरम बनाया हुआ है। तो व्हाई कांट दीस थिंग्स कैन हैपन, बट द माइंडसेट हैज टू चेंज, द माइंडसेट हैज टू चेंज। ये जो चीजें हैं, अगर वो चेंज होगा, तो डेफिनेटली आप जो बोल रहे हैं वो भी एक दिन शायद हमारे लाइफ टाइम में हम शायद देख पाए। बट दैट ऐसे मुझे कोई, मैं बहुत ज्यादा होपफुल नहीं, बट पीपल लाइक यू शुड बी मोर एंड मोर पीपल लाइक, अगर आप लोग जैसे लोग आएंगे तो शायद इसमें बदलाव होगा। सर बिल्कुल, माइंडसेट तो अगर हम इस्लामिक कंट्री को देखें तो काफी चेंज हुआ है, क्योंकि यूएई ने जो है वो फ्लाइट्स शुरू कर दी हैं अपनी इसराइल से दुबई तक की, और दुबई से इसराइल, और इसी तरीके से सऊदी अरब को भी हम देखते हैं कि सऊदी अरब भी एक्सेप्ट करने जा रहा है इसराइल को, और पाकिस्तान तो ऑब्वियसली वही फॉलो करता है जो सऊदी अरब करता है। तो होपफुली जैसे अगर सऊदी अरब ने किया तो ये ऑटोमेटिकली कर लेंगे, वरना अभी तो हमारे पासपोर्ट पे भी लिखा हुआ है कि हम इसराइल नहीं जा सकते, बाकी कहीं भी जा सकते हैं। तो ये चीज तो जरूर आगे लेके चलेगी, लेकिन बाकी सारी दुनिया में भी सर ये जो टेररिज्म का फैक्टर है या जो इशू है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी जगह नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में ही फैला हुआ है। तो आपके ख्याल से क्या करना चाहिए बाकी कंट्रीज को कि वो इस चीज के ऊपर कंट्रोल कर सकें और इस चीज में अपने लोगों को थोड़ी अवेयरनेस दे सकें? देखिए, इसमें जैसे मैं इसी का एग्जांपल में इंडिया इसराइल के साथ में देख के मैं उसी को रिलेट करूंगा, एंड आई थिंक इट इज कॉमन फॉर ऑल।
अभी इंडिया और इसराइल के बीच में जो काउंटर टेररिज्म के बारे में 3 या 4 डोमेन्स हैं जहां पर हम कॉपरेशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो एक्सपीरियंस शेयरिंग है, बोथ जो इंडिया एंड इसराइल दोनों ही, जैसे मैं कह रहा था, टेररिज्म से काफी बड़े तौर पे अफेक्टेड नेशंस हैं। दोनों ही स्टेट अफेक्टेड काफी हैं। तो जो हमारा एक्सपीरियंस है, किस तरह से हमने उसको टैकल करने का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना, वो हो सकता है मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सचेंजेस हो सकता है थिंक टैंक लेवल पे एक्सचेंजेस हो, बट दैट एक्सपीरियंस शेयरिंग इज अ बिग थिंग, क्योंकि एक्सपीरियंस को खरीदा नहीं जा सकता। तो एक्सपीरियंस शेयरिंग इज वन थिंग। उसी में ट्रेनिंग का भी भाग आ जाता है। अगर आपका इंडिया और इसराइल का जो फोर्सेस है, अभी जैसे हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के वहां पर इसराइल में एक्सरसाइज भी किया अभी, जो ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज जो बोलते हैं, तो वो एक्सरसाइज में भी इंडिया ने पहली बार मिराज अपना 2000 ऑल दोस थिंग्स भेजा। तो ऑफ कोर्स दैट इज फॉर अ डिफरेंट लेवल, डिफरेंट पर्पस, बट इस तरह से जो भारत का जो सेना है उसका विश्व में ही सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट और द बेस्ट ट्रेन्ड फोर्सेस है जो काउंटर टेररिज्म के बारे में। क्योंकि हम तकरीबन बहुत सालों से, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो चाहे कश्मीर में हो, हम लोगों ने टेररिज्म को वी आर फेस्ड इट एंड वी आर एबल टू मेंटेन इट एट पर्टिकुलर लेवल। तो वो एक्सपीरियंस हमारे पास है। इसी तरह से इसराइल का भी उनका द वेरी उनकी जो उनको जो बीइंग अलाइव इन दैट इन कंट्री इटसेल्फ टीचेस देम लॉट ऑफ लेसन्स। तो उनका भी बहुत बड़ा एक उनका अपना एक लेसन है। तो दैट ये जो शेयरिंग है, दिस इज अनदर थिंग। देन टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, जैसे मैं आपको बताया, टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, खास तौर पे जो साइबर डोमेन्स एंड ऑल में। वो आजकल टेररिज्म रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम ट्रैक कर सकते हैं। तो उसमें देयर इज कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग के बीच में कोऑपरेशन है। तो जैसे हमारे यहाँ पर कुछ होता है तो इसराइल का भी सपोर्ट आता है, तो इसराइल का वहां पर कुछ है। जैसे आपने बोला, आजकल टेररिज्म इज नॉट ओनली रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर एरिया, इट इज ग्लोबली रिलेटेड। आजकल इंटरनेट है तो कहीं पे भी बैठ के कहीं पे भी किसी को रेडिकलाइज कर सकते हैं, कहीं से किसी को मॉनिटर कर सकते हैं, किसी को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो वो चीजें भी तो उसको ब्रेक करने के लिए भी कॉपरेशन काफी अच्छा रहता है। और एक्सचेंज ऑफ, जैसे हमारे पास कुछ टेररिस्ट के डाटाज हैं, इसराइल के पास है, तो वो एक्सचेंज करते हैं कि भाई ये आप भी यूज कर सकते हैं, हमारे भी। कई बार क्या होता है, कभी कॉमन टेररिस्ट भी निकलते हैं कई बार, जैसे ISIS के एंड थे। तो उस टाइम पे उनका कोई मकसद नहीं है कि किस देश में है, उनका सिर्फ अपना जो उनका जो इश्यूज है उसी को आगे बढ़ाने के लिए। तो दैट कहीं पर वो भी कॉमनैलिटी निकल जाता है। और ऑल्सो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, तो उसमें भी इसराइल ने भी एक बहुत अच्छा उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है, जो टेररिस्ट या जो अनवांटेड पीपल जो बॉर्डर क्रॉस करके आने का, तो उसके लिए भी एक सिस्टम उन्होंने बना के इंडिया को भी दिया। तो वो भी हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगाया हुआ। तो इस तरह के कॉपरेशन कर सकते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें कि दोनों देश मिलकर कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर पाकिस्तान नेक्स्ट जब कोई ऐसी चीजें होते हैं तो वो दे कैन आल्सो लर्न। आई थिंक ऑलरेडी आपके और चाइना के बीच में देयर इज लॉट ऑफ cooperation on these counter terrorism and all those things, but the fact is आपको पहले अपने अंदर पहले सुधारना पड़ेगा, क्योंकि चाहे वो आप बॉर्डर फेंस लगाओ लेकिन अंदर ही प्रॉब्लम है, तो फिर उसके कैसे जो आग अंदर लगे उसको पहले करने से आई थिंक रेस्ट ऑफ द थिंग्स, जो बाकी जो चीजें हैं वो अपने आप सुलझ सकती है। सर, हमने बहुत ज्यादा हथियार को भी जो है वो एक फैंटेसी बना दिया है। अब हर देश ने तकरीबन, अगर आप लोग कुछ बनाएंगे, कोई मिसाइल बनाएंगे तो पाकिस्तान ने भी बनाना है, और अगर पाकिस्तान ने किया है तो फिर भारत ने भी करना है या दूसरी कंट्रीज ने भी करना है। इसी तरह से हम लोग भी ज्यादा जो हमारे फंड्स होते हैं या ज्यादा जो हमारी इकोनॉमी के जो इश्यूज चलते हैं वो इस वजह से भी है कि हम ज्यादा फंड जो है वो इस तरह के हथियार खरीदने में लगा देते हैं, ना कि लोगों के ऊपर लगाएं कि उनके एजुकेशन या हेल्थ पे या उनके खाने पीने पे। यही चीज हम भारत में भी देखते हैं। और वहां से अगर बात की जाए तो वो कहते हैं जी हमें आपसे नहीं, हमें चाइना से खतरा है। तो चाइना के साथ आप अभी आप लोग कोई इस तरह की बात क्यों नहीं करते कि ये टेंशन कम हो? चले पाकिस्तान के साथ तो है ही, पाकिस्तान ने भी हर तरफ जिसे कहना चाहिए कि नाराजगी करके रखी हुई है, चाहे वो भारत हो चाहे वो अफगानिस्तान हो। लेकिन अगर आप लोग ने भी यही सोचा है तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर आपने चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ और जितने बॉर्डर्स लग रहे हैं उनमें अगर टेंशन कम करने की कोशिश नहीं करेंगे, ईगो लेकर आएंगे, जो एक हमारे साउथ एशियंस में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो जो मैंने देखा कि यूरोपियंस में नहीं है, जैसे ब्राजील और कई दूसरी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ बहुत सी कंट्रीज के बॉर्डर लगते हैं, लेकिन उनके यहाँ हम ये टेंशन नहीं देखते जो यहाँ पर है। तो ऐसा क्यों है सर? इसको कैसे कम किया जा सकता है? बिल्कुल आजू जी, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड क्वेश्चन, बट उसका मैं थोड़ा सा अलग से तरीके से देना चाहूंगा इसमें। क्योंकि सबसे पहले जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं,
हाँ, एक चीज हमें समझने की जरूरत है, जब से हमें मतलब ह्यूमन मैनकाइंड जब से यहाँ पर है धरती पे, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहा है और कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगा। ये एक चीज हम और आप मान के चलिए। ये मैं भी मानता हूँ कि कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट ना हो बहुत अच्छा है, और खास तौर पे जो किसी लड़ाई और ये सब झगड़े में कोई मतलब, मैं जानता हूँ कि मैं भी चाहता हूँ कि अमन रहे और शांति रहे तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये फैक्ट वो एक रोमांटिक आइडिया है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट कॉन्फ्लिक्ट्स विल ऑलवेज रिमेन। अब जैसे आप देखो कि कहीं कोई देश में किसी देश का होता है, कहीं पर किधर, जैसे यूएस है, वो पूरी तरह से डेवलप्ड है, बट फिर भी वो हर जगह पर अपना अपना कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि उसको अपना इंटरेस्ट के बारे में सोचे। इसी तरह चाइना भी वही कर रहा है, हर जगह पे जाकर अपना कर रहा है। कोई भी कंट्री, जैसे इसराइल जैसा कंट्री है, उनका भी कॉन्फ्लिक्ट रहा है हमेशा। तो कोई भी आप कंट्री में देखिए, दे विल ऑलवेज बी सम कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज द नेचर ऑफ द, जिस तरह से है वो एक रियलिटी है, नंबर वन। सो नंबर टू है कि हम कोई भी देश अपना नेबर्स को चूज नहीं कर सकते कि भाई मैं ना इन सब कंट्रीज के साथ रहना चाहूंगा, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहूंगा। नेबर्स आर ऑल्सो सेकेंड रियलिटी, हम उसको बदल नहीं सकते। अब ये दूसरी रियलिटी होगी। अब नेबर्स की अपनी अपनी एक कल्चर होता है, अपना अपना एक स्वभाव होता है, अपना अपना एक इंटरेस्ट होते हैं। वो इंटरेस्ट बदलते रह सकते हैं। कई कभी आज जो दोस्त हैं कल वो दुश्मन बन सकते हैं, आज जो दुश्मन है वो कल दोस्त बन सकते हैं। तो इंटरेस्ट बदलते रहते हैं। एक वो आज मेरा जो भारत का आज नेशनल इंटरेस्ट है, शायद वो कल हमारा नेशनल इंटरेस्ट नहीं रहेगा, कल कुछ और बन जाएगा। तो जब ये नेशनल इंटरेस्ट बदलते रहते हैं तब भी ये कॉन्फ्लिक्ट होंगे। तो ये जो चाइना के साथ में आपका जो क्वेश्चन है, उसमें यही चीज हो रहा है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट है कि भाई हम अपना जो बॉर्डर्स को हम सेफ रखना चाहते हैं। चाइना का भी वही नेशनल इंटरेस्ट, वो जो परसीव करते हैं कि उनको जो कोर इंटरेस्ट बोलते हैं, वो अपने आप कोर इंटरेस्ट, उसका दैट वर्ड दे यूज इज कोर इंटरेस्ट। उनका कोर इंटरेस्ट ये है कि भाई जो पार्टी है उनका सुप्रीम हमेशा रहे, वो कम्युनिस्ट पार्टी, और उसमें रहने के लिए देश का एक वन नेशन, जो वन चाइना वन जो स्टेट जो बोलते हैं, उसको वो रखना बहुत जरूरी मानते हैं। तो इसलिए वो तिब्बत को भी उन्होंने साइड में कर दिया कि भाई नथिंग डूइंग। ताइवान को भी वो बोलते हैं कि हमारे पास होना चाहिए। बॉर्डर इश्यूज में भी 14 में से 12 कंट्रीज के साथ में उन्होंने सॉल्व किया, 2 कंट्रीज के साथ में नहीं किया, भूटान और जो इंडिया के साथ में जो चल रहा है। तो ये उनका भी प्रॉब्लम अलग अलग चल रहा है। तो दैट कॉन्फ्लिक्ट विल ऑलवेज बी देयर। एंड ऑल्सो बिकॉज ये दोनों देश, भारत और चाइना जो है, वो एक साथ ग्रो कर रहा है ऊपर। तो जब एक साथ ग्रो करता है तो नेचुरली अगेन ना कहीं दैट कॉन्फ्लिक्ट आता है इंटरेस्ट में। जैसे हम दोनों ही, भारत भी श्रीलंका में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, चाइना भी करना चाहता है। चाइना ने पैसे डाले, एक पोर्ट उन्होंने ले लिया, दूसरा पोर्ट हमने भी करके हमारा भी इंटरेस्ट, ताकि हमारा भी इंटरेस्ट बना रहे। तो इस तरह से क्लैशेस होते रहेंगे। तो मेरा आपका यही जवाब है कि ये दिस इज अ रियलिटी जिसमें हमें रहना पड़ेगा। और जहां तक भारत का सवाल है, आप हिस्ट्री देखिए, हमने कभी भी किसी भी देश में जाके पहला अटैक कभी भी नहीं किया है। आप हिस्ट्री देखिए, ये मतलब मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं भारतीय हूँ और आप पाकिस्तान में है, आप कभी भी देखिए दैट इज। और कुछ लोग ये मानते हैं भारत में कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें कुछ और एग्रेसिव होना चाहिए, लेकिन दिस इज आवर हिस्ट्री। दिस इज आवर हिस्ट्री दैट वी हैव नेवर गॉन अक्रॉस एंड कैरिड आउट अ फाइट और पिक्ड अप अ फाइट। पहली शुरुआत किसी और ने किया, हमने उसमें भाग लिया और हमने उसको शायद खत्म भी किया, लेकिन हमने कभी 62 और 71 और 65 कहीं भी इट कैन ऑल बी नरेटेड। और उससे पहले भी 47 से पहले भी कोई एक जो साउथ इंडियन किंगडम है वो जो इस तरफ गए हैं। अदरवाइज देयर इज नोबडी इज गॉन एंड कैप्चर्ड एनी लैंड और उसको हमने हड़पा के रखा हुआ और इसके बाद ऐसे नहीं हुआ। दैट इज नॉट अ कल्चर, आवर कल्चर इज टोटली डिफरेंट। So that is one thing. So हमारा, which many people don't agree with in India today. They see that this is not the way. This is, we should be more. We should have our capability to deploy forces outside. And all that. ये भी एक thought process है, which is fine. I mean democracy है, अलग-अलग ideas हो सकते हैं। तो मेरा सिर्फ ये सबमिशन है आपसे कि ये रियलिटीज जब तक हैं तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे। हमारा सिर्फ ये होना चाहिए कि उसको एक मैनेजेबल लेवल पे रखा जाए ताकि ज्यादा नुकसान ना हो लोगों को। और जैसे आपने बोला, जो अहम मुद्दा है जो कि आम नागरिकों का फायदा हो, उस पर जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं उसमें उतना ज्यादा होना चाहिए। लेकिन सर यही चीज के सिर्फ ये लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये सिर्फ साउथ एशिया में ही हम देखते हैं कि ये चीज ज्यादा यूरोप में तो नहीं है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि हमेशा
जो है वो भारत ने पहल नहीं की है, हमेशा पाकिस्तान ने। ये तो खैर अब यहाँ पे भी लोग मैंने समझते हैं कि पाकिस्तान यूज जितनी नहीं भी किया, मैंने कोई वर्ड किसी का कंट्री का, मैंने सिर्फ बोला कि भारत ने कभी पहल नहीं किया। सही। लेकिन सर मुझे उससे वैसे एक अपना याद आ रहा था स्कूल टाइम का कि मुझे हमेशा क्लास में कोई ना कोई स्टूडेंट जो है ना वो कुछ जैसे प्रोवोक किया जाता है ना उस तरह से, तो मैं थोड़ा हाथ छोड़ती, मैं रख के कान के नीचे रखती थी, तो वो फिर लास्ट में पकड़ी मैं जाती थी, वो कहते थे अर्जुन ने मारा है, तो हाँ दूसरे ने क्या किया वो नहीं पता। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि हमेशा जो हमारी बीच में वॉर्स हुई है तो उसमें भी यही कहा जाता है कि जी पाकिस्तान ने पहल की, पाकिस्तान ने हमेशा वॉर स्टार्ट की, भारत ने नहीं की। तो आपको कहीं ऐसा लगता है, मतलब मैं भी ऐसे बात करती हूँ कि मैं एक न्यूट्रल होकर बात करती हूँ, मैं अगर मेरी साइड पे गलती है तो मैं मान जाती हूँ, तो सर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमेशा जब पाकिस्तान ने जंग में पहल की हो तो पहले भारत की तरफ से कुछ छेड़ा गया हो, कोई ऐसी बात की गई हो कि इन्होंने इस तरह से, खैर 4 बार तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कभी ऐसा आपको लगा कि कहीं ना कहीं उधर उस साइड से हमें प्रोवोक किया गया या हमें उस तरह से छेड़ा गया कि जिसकी वजह से ये यहाँ से जो है वो अटैक हुआ या जो भी करने की कोशिश की गई? नहीं, अगर मैं आपको एक एक हिस्ट्री, मतलब मैं दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू गेट, बिकॉज़ आपका एक पर्सपेक्टिव है जो यू नो बीइंग अ पाकिस्तानी एंड बीइंग स्टेइंग इन पाकिस्तान, यू हैव अ थिंग व्हिच आई टोटली रेस्पेक्ट दैट। बट भारत का एक, मैं अपना एक जो मैंने हिस्ट्री और मैंने जो हमारा यहाँ पर जो है वो मैं अपना बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो चाहे 47 में हो, कश्मीर वाला हो, कश्मीर वाला जो उससे पहले अगर हिस्ट्री देखें तो यू नो वो प्रॉब्लम होगा कि कहाँ रुके, किस कहाँ से कहाँ तक रुकना चाहेंगे हम, यू नो, चाहे वो शेख अब्दुल्ला हो या उससे पहले हो हरी सिंह, उस तरह से पीछे कहीं कितना भी जा सकते हैं। लेकिन जो कबालीज आए थे वो पाकिस्तान के वहां से आए थे, यू नो। अभी तो हालत में 2-3 दिन पहले ही हम लोग श्रीनगर के जो लैंडिंग और वो सब चीजें, दो श्रीनगर के वहां तक तो ये लड़ाई हुई थी और फिर वापस गए थे। इसी तरह से 65 में भी सेम थिंग, यू नो। 65 में भी शुरुआत बात वही था कि कश्मीर पे कब्जा करना है। 71 में आप देखिए ईस्ट पाकिस्तान में किस तरह से जो वहां पर जो अत्याचार हुए थे और जो मुक्ति बाहिनी और वो सब चीजें हुआ था, ऑफकोर्स हमने हेल्प किया था, मैं ये नहीं बोल रहा हमने हेल्प नहीं किया, लेकिन उसका भी कारण ये था कि हम वी कुडंट टेक एनी मोर, यू नो, काइंड ऑफ अ थिंग। तो उस तरह से था। अब 99 में कारगिल वॉर देखिए आप, वो तो जनरल मुशर्रफ ने खुद बोला भाई हमने ट्राई किया, वो तो आपके बेचारे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को भी पता नहीं था, उनको ये नहीं पता था कि नहीं ये भी सर, दैट वाज अ ब्लंडर, वो तो अभी भी हमारी जनरेशन भी मानती है कि दैट वाज अ बिग तो बिग ब्लंडर। एब्सोल्युटली, जी। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यू नो, अगर आप सोच के देखिए कई और देश में कैसे हो सकता है कि चीफ जो आर्मी चीफ है वो प्लान कर दिया ऑपरेशन, किसी दूसरे देश का जंग भी शुरू हो गया, प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है, यू नो, आई डिडंट, एंड दैट्स अ फैक्ट। आई मीन आई थिंक आई बिलीव नवाज शरीफ मोर, बिकॉज जनरल मुशर्रफ ने तो अपने बुक में भी बता दिया और बाद में भी जो टीवी चैनल्स में भाई हमने तो किया, एंड ही यूज्ड टू से विद लॉट ऑफ यू नो फॉल्स ब्रावेडो की भाई किया। बट आप लोग जैसे आपने सही बोला कि आपके जो जनरेशन में जानते हैं कि आज वो एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, मिस्टेक था। तो ये एक चीज रहेगा हमेशा, आई थिंक इससे यू नो आप अपना यू हैव योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, बट दिस इज व्हाट वी फील, एंड आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस एंड द वर्ल्ड फील्स दैट दिस इज हाउ इट इज। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो माइंडसेट है वो चेंज करना बहुत जरूरी है आरजू जी। दैट माइंडसेट हैज टू, यू नो, अगर आप ये देखना बंद करेंगे कि भारत आपका यू नो एनिमी नहीं है, यू नो, जैसे मैंने पहले भी आई थिंक बताता, हमारे में यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े, ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें तंग ना करें, हमारे अंदर कोई दहशतगर्दी ना हो, हम अपने आप हम अपना इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट करना चाहेंगे। वी हैव नो, मतलब हम ये नहीं सोचते कि भाई पाकिस्तान, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का T20 कुछ लोग यहाँ पर चले थे, मेजोरिटी ऑफ पीपल आर यू नो वो तो अपना कर रहे हैं, अपना काम करते जाएंगे, वो उसमें कोई उनको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये मैं चाहूंगा कि अगर जितने जैसे आपके जैसे यंग और जो यू नो सिटीजन है उनके अंदर ये माइंडसेट जो है लेट्स गेट ऑन विद इट, यू नो, लेट्स लिव अ लाइफ, उस तरह से अगर हो जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे शायद यू नो अमन और शांति। बट देन अदरवाइज, बट आई डोंट वांट टू बी पेसिमिस्टिक, बट दैट माइंडसेट ऑफ योर डीप स्टेट टिल द टाइम वो चेंज नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और आई होप कि जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कम से कम वो जो है वो सही तरीके से सोचें और अपनी सोच को जरूर बदलेंगे। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक अगेन यू, हैप्पी दिवाली हैप्पी जो दिवाली कल टू गई यू, है। या, सेम एंड टू यू यू सर। एंड ऑल योर व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सो काइंड।